हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? तो चल रहा होगा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से, एडवांस के रिगार्डिंग मेन के बाद। और इसमें आपके यूट्यूब चैनल पे जाइए और इस मेंटर एडू सर के यूट्यूब चैनल पे जाकर आप एडवांस के रिगार्डिंग जितने कंटेंट मिलते हैं, वो PYQ का कंटेंट हो, डिफरेंट टाइप्स के लेक्चर या कंसेप्ट हो, या इसके थ्रू आपके जो ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च हुए थे, तो ऐप पे जो कोर्स जाते हैं उसके थ्रू जितनी बातें होती हैं, जितने आपके लेक्चर्स के रिकॉर्ड होते हैं, वो सारा चीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। और बेसिक बेसिक चीज़ों के पर, और एक अच्छे क्वेश्चंस का जो प्रिपरेशन का वे होता है, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वहाँ से जाके आप ऑनलाइन के बारे में देख सकते हैं कि क्या क्या मेरे लिए बेनिफिशियल चीज़ है। तो आज एक छोटा सा सेशन है जिसमें हम छोटे से सेशन में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक चूज किए हैं कि कुछ इनऑर्गेनिक के ब्लॉक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाए। और ये ब्लॉक केमिस्ट्री PYQ के क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे कि क्या ब्लॉक केमिस्ट्री में NCERT से क्वेश्चंस आते हैं, यदि आते हैं तो कैसे NCERT को लिंक कर किया जाता है। इस ब्लॉक केमिस्ट्री के सेशन में, PYQ के सेशन में, ये बातें तुझको देखने को मिलेगी कि जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चंस होंगे, PYQ के जो क्वेश्चंस होंगे, यदि NCERT बेस आते हैं तो कैसे वो एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से मर्ज करता है। और ये जेई में नीट से काफी डिफरेंट एग्जाम है, इसीलिए यहाँ आपको तो कमांड होना ही चाहिए। और जहां तक हम लोग का ऑब्जर्वेशन, टीम का ऑब्जर्वेशन ये बतलाता है कि NCERT में नो डाउट लॉजिक नहीं है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट डाटा को सीधे उठा के चिपका दिया गया है, बट एक रास्ता है, एक वे है, एक पैटर्न है जो बताता है कि इनऑर्गेनिक पढ़ना कैसे है। और NCERT बेस इनऑर्गेनिक के रिएक्शन को ही इलुबरेट करके दूसरे टॉपिक से लिंक करके ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए छोड़ना नहीं। तो चलते हैं इस सेशन में हम लोग और एक एक क्वेश्चन से तुझको रूबरू कराते हैं, उसके बेस को सिखाने का ट्राई करते हैं। और आप NCERT के पिछले 2010 से लेकर और 22 तक के साथ क्वेश्चन उठा के देख लो, उसमें सारे कंसेप्ट के रिएक्शंस को इनऑर्गेनिक को देख लो। लिंक NCERT बुक है, लेकिन उसके उस पर जो बातें पूछी जहां से चैप्टर लिंक किया जाए, एडवांस का एग्जाम ही ऐसा है, ठीक है। वो आपके कंसेप्ट को चेक करने का तरीका है, वो आपके कैसे आपने प्रिपरेशन का वे किया है, इस चीज को कितना अच्छे से समझा है, उसको चेक करने का एक तरीका है। तो ओवरऑल ये बना ही जाता है कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। कहीं कहीं तो रिसर्च में भी आता है कि वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, बट उसके लिए तो आपको उस लेवल तक जानी चाहिए कि नहीं, एक्चुअली उस चीज के लॉजिक को तो ढूंढना पड़ेगा, वो बुक में लॉजिक नहीं होता। तो हम लोग ये सब सीखेंगे कि एक्चुअली क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे किया जाए, और थोड़ा PYQ पे को देखा जाए वो क्या किया है और कैसे हम लोग पढ़ें तो शायद स्कोर बूस्ट हो जाए। तो चलिए इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन से आपको रूबरू कराते हैं। और एक क्वेश्चन जे एडवांस 17 का आपके सामने रहा, एक बार ढंग से इस क्वेश्चन को आप देखिए। और एक शानदार क्वेश्चन, अब NCERT लिंक्स प्रॉब्लम है, NCERT ग्रुप नंबर 17 का ये क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट जो पढ़ोगे KClO3 का हीटिंग जो MnO2 के प्रेजेंस में है, वो ग्रुप नंबर 17 में मेंशन किया है, लेकिन अगला रिएक्शन जो इसके साथ करा दिया है ना फास्फोरस के साथ, वो ग्रुप नंबर 15 के साथ है। दोनों रिएक्शन NCERT से ही है, मर्ज करके सिंगल चैप्टर प्रिपेयर किया है, सिंगल क्वेश्चन प्रिपेयर किया है दो टॉपिक के क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं और सीखते हैं कि अप्रोच कैसे होगा। तो आपके पास क्वेश्चन ये था, देखिएगा ध्यान से बोर्ड पे कि KClO3 कैटालाइटिक अमाउंट में MnO2 कैटलिस्ट लिया जाता है और इसका डिकम्पोजिशन करवा रहा है। चलो KClO3 एक सॉलिड है, इस कंपाउंड को कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन में ले जाओगे तो MnO2 के प्रेजेंस में, इसमें कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता था कि कैसा कैटालाइसिस रिएक्शन है, तो वो सब सरफेस से क्वेश्चन लिंक करे तो यहां पर आपको बनता है बाबू KCl और साथ में O2 गैस इवॉल्व होगा, O2 गैस इवॉल्व होगा। ये गैस लिखने से अच्छा है, एरो ऊपर दिखा दो, यहां पर बैलेंस कर दो, 2 मोल KCl 3 मोल O2।
KClO3 को आपने हीट किया तो 2 मोल KCl प्लस 3 मोल O2 बना। पढ़िए यहां से गैस जो बना वो W है, बाकी सब तो सॉलिड है, KCl सॉलिड, तो ये O2 गैस बना, दैट इज W। अब अगला स्टेटमेंट पढ़िए कि एक्सेस अमाउंट ऑफ W रिएक्ट विथ व्हाइट फास्फोरस, एक्सेस अमाउंट ऑफ W रिएक्ट विथ व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस मतलब P4, P4 को O2 के साथ रिएक्शन कराया, O2 एक्सेस रखा ना बाबू, और O2 एक्सेस रखा तो कंपाउंड आपको यहां पर P4O10 बनेगा, कंपाउंड आपको P4O10 बनेगा। अगला कंसेप्ट यहां पर लगा रहा है क्वेश्चन में कि O2 एक्सेस से P4O10 बनेगा, मेटल का ऑक्साइड बनेगा, रिएक्शन ऑफ X विथ प्योर अमोनिया, इसको X बोला क्वेश्चन में, इसको प्योर नाइट्रिक एसिड, अमोनिया नहीं सॉरी, नाइट्रिक एसिड प्योर लिया। इसके बारे में आपने कंसेप्ट कहीं पढ़ा है, सुना है, जानते हो, और ये अच्छे से आता है कि दीज आर एक्सलेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और ये रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में बिल्कुल मिलेगा। एनसीईआरटी नाइट्रोजन फैमिली ऑक्साइड का आप टेबल दिखेंगे तो सबसे लास्ट रिएक्शन यही है। तो वहां पर जब P4O10 को नाइट्रिक एसिड में डालेंगे तो यहाँ पर ऑक्साइड आपके पास N2O5 बनेगा, और N2O5 के साथ HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। आप रिएक्शन बैलेंस करोगे तो इससे कुछ ना कुछ मोल आएगा, Y और Z बनता है, किसी को Y किसी को Z माना है। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। ओवरऑल पैराग्राफ का कंक्लूजन यही था, ओवरऑल पैराग्राफ का आपका कंक्लूजन यही था। KClO3 को हम लोग MnO2 के साथ गर्म किए तो KCl प्लस O2 बना, और P4 के साथ O2 का रिएक्शन कराया तो P4O10 बना, नाइट्रिक एसिड में डालने के बाद N2O5 प्लस HPO3 का फॉर्मेशन हुआ। देखते हैं जेई ने पूछा क्या, जेई पूछा क्या, जेई जानना चाहता है कि आपको किस तरह का कंसेप्ट है सब्जेक्ट में, और कैसे कैसे आप रिएक्शन की समझ रखते हो। चलिए, व्हाट इज द Y एंड X रेस्पेक्टिवली, Y एंड X क्या था एक्चुअली, W एंड X, W तो गैस था O2, और X जो बना था वो P4O10 था, तो O2 और P4O10 ऑप्शन नंबर C, O2 और P4O10। अगला स्टेटमेंट पूछा ऑप्शन C, Y एंड Z, Y एंड Z, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना था N2O5, HPO3 बना था, N2O5 HPO3, ऑप्शन एक ही, ए को लॉक किया जाए। एक अच्छा क्वेश्चन जिसको आपने देखा कि आप कैसे अप्रोच करोगे, इस क्वेश्चन की तरफ कैसे मूव करोगे, तो आपसे क्वेश्चन आसानी से लग सकता है, आप आसानी से काम कर सकते हो। तो होप इस क्वेश्चन के थ्रू आपने सीखा होगा कि हम लोग यदि P ब्लॉक के रिएक्शंस को पढ़ते हैं, उस रिएक्शन से चैप्टर को कैसे लिंक किया सकता है, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में जाने का। एक्चुअली क्या है ना कि किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट को आप देखो तो प्रोडक्ट बनने के बाद उस प्रोडक्ट के बारे में कहीं भी बातें हो सकती है। जैसे कहीं कोल्ड्रिन का रिएक्शन आ रहा है तो उसके बाद उसको पता होना चाहिए कोल्ड्रिन बनाने का कोई मेथड तो नहीं था पहले, अब मेथड यदि था तो उससे तो रिएक्शन लिंक हो ही सकता है ना। कोलिन के रिएक्शन से कहीं NCl3 बनता है, कोलिन के रिएक्शन से अमोनियम क्लोराइड बनता है, या कहीं N2 बनता है, वो बात अलग है, तो N2 का भी तो रिएक्शन आगे हो सकता है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस पेपर। तो होप ये सब चीज आपको अच्छे से करने आना चाहिए ना, तो फिर तो इनऑर्गेनिक ब्लॉक केमिस्ट्री आपके लिए आसान चीज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग रूबरू होते हैं, एक शानदार क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आप एक चीज सीखोगे, इस क्वेश्चन का 2-3 ऑप्शन, ये जो AlCl3 में डाइमेरिक स्ट्रक्चर जो लिखता है यहां पर, ये आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया है। BH3 का डाइमेरिक स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया है, और यहां पर 3C2E का कंसेप्ट लगा रहा है। फिर AlCm ट्राइमिथाइल एल्युमिनियम का डाइमर बनाया है बाबू, और डाइमर बनाने के बाद उसमें एक्सप्लेन किया है कि हाउ व्हाट टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन ए ब्रिज, ब्रिज के बॉन्ड को एक्चुअली हम लोग नाम क्या देंगे। चलिए एक एक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं हम लोग। पहले आपके पास Al2 Cl6 प्रेजेंट है, इसके स्ट्रक्चर को आप करोगे एल्युमिनियम के साथ बाबू एक Cl,
दूसरा Cl, थर्ड Cl, एल्युमिनियम Cl, कोऑर्डिनेट करके यहाँ Cl दिखाओगे, यहाँ Cl। एक्चुअली वो कोवेलेंट शेयरिंग से वन बॉन्ड बनता है, ऑर्बिटल लिखोगे, बट कोऑर्डिनेट थोड़ा समझा इसलिए रहे ना कि आपको समझ में आए कि ऑर्बिटल यहाँ पर एल्युमिनियम का एक होगा Cl, दूसरा एल्युमिनियम का थर्ड 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसको बोलेंगे। और यहाँ पर भी ऊपर वाला जो बॉन्ड बनेगा बाबू, ये 3C4E बॉन्ड ही बनेगा। एल्युमिनियम का डाइमर जो बन रहा है वो 3C4E है। सेकेंड आपके पास BH3 का डाइमर बोला था, BH3 का डाइमर आपके पास बना था B2H6। B2H6 को डाइमर जब बनाओगे आप, B2H6 का डाइमर करते समय BB या हाइड्रोजन ब्रिज पे ले जाओगे, यहाँ भी हाइड्रोजन बाबू ब्रिज पे ले जाओगे, तो यहाँ पर B आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आप ले जाओगे, हाइड्रोजन टर्मिनल पे ले जाओगे। हाइड्रोजन ब्रिज पे आ रहा है 3C2E बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड के कैटेगरी में आता है, यहाँ पर भी 3C2E बॉन्ड होगा। आपके पास एल्युमिनियम के साथ आपने मिथाइल को रखा और उसके अकॉर्डिंग आपने सोचा कि कैसे होना चाहिए, तो ब्रिज पे यहाँ पर मिथाइल CH3 ग्रुप, तो इसके साथ आप ब्रिज पर स्ट्रक्चर करोगे तो यहाँ पर CH3 लगाते हो, ये CH3 करते हो, ब्रिज पर यहाँ पर CH3 आता है, फिर यहाँ पर ब्रिज पर CH3 करते हो, यहाँ पर यदि CH3 लगाते हो, यहाँ पे CH3 लगाते हो, that bond also belongs to bridge bond is also known as 3C2E, इसको भी आप 3C2E बोलोगे। और इससे कंक्लूजन तुझको देंगे और इसको आपको एक क्वेश्चन में अप्लाई करना है। इफ द ब्रिज एटम हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, bond must be 3C4E, while one इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होगा, मिथाइल के पास होगा, उस केस में आप बॉन्ड का नाम दोगे बॉन्ड मस्ट बी 3C2E। तो ब्रिज एटम को देख के भी आप आंसर कर सकते थे इस क्वेश्चन का आंसर आप ब्रिज एटम को देख के भी आंसर कर सकते हैं कि एक्चुअली आंसर का अप्रोच क्या होना चाहिए। तो देखिए AlCl3 में 3C2E लिखा था, ठीक है, Cl है तो 3C2E लिख के क्या इंडिकेशन करना चाहता है, तो स्टेटमेंट गलत है। AlCl3 के साथ हम लोग पढ़े थे पिछले स्लाइड में 3C4E आएगा। चलिए BH3 में हाइड्रोजन ब्रिज पे जाएगा तो 3C2E होगा, इसको सही माना जाए। मिथाइल के साथ 3C2E होगा, ये भी सही है। लुईस acidity of BCl3 is greater than LCl3, बट क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, एसिड तो दोनों है लेकिन कौन स्ट्रॉन्ग है। इसके सॉल्यूशन को आप देखोगे, आप समझोगे। देखो ए भी एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मोलिक्यूल ए भी है, और बाबू ए भी एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मोलिक्यूल ए भी है, लेकिन पोलराइजेशन वाला बहुत बड़ा फैक्टर होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, लुईस एसिड का स्ट्रेंथ जानने के लिए। और एक बात हमेशा आप ध्यान रखिए, किसी भी लुईस एसिड का स्ट्रेंथ देखना हो ना तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर को ही प्रायोरिटी दीजिए। तो बोरोन का साइज छोटा है, पोलराइजिंग पावर हाई है, साइज छोटा है, इसका पोलराइजिंग पावर हाई है, स्मॉल साइज है, स्मॉलर साइज है, और इसका इसीलिए ये अच्छा लुईस एसिड होगा, ठीक है। ये भी एक्सप्लेनेशन कहीं कहीं दिया हुआ है या कहीं कहीं एक्सप्लेन कर दिया जाता है, बट आप इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, इसके पास 2p खाली है, इसके पास 3p खाली है, इलेक्ट्रॉन दोनों लेगा, इसमें 2p में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, 3p में रिलेटिवली वीक बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट जो भी बने, बट एक्चुअली पोलराइजेशन को प्रायोरिटी देकर आंसर कीजिए, उसके अकॉर्डिंग भी आंसर यही आएगा। अब BCl3 के कंपेरेटिवली ज़्यादा लुईस एसिड का स्ट्रेंथ होता है कंपेरेटिवली LCl3। तो लुईस एसिड का क्वेश्चन ऐसे ही एक्सप्लेन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ कहाँ से बॉन्डिंग हो रही है और वो एटम कितना बड़ा है, छोटा है, मतलब लोन पर लेने की एबिलिटी कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, इसके अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को ये भी ऑप्शन सही लग रहा है, A C D 3 ऑप्शन सही जा रहा है,
और 3 ऑप्शन सही जा रहा है तो ऑप्शन तुम्हारे पास, सॉरी ACD नहीं BCD सही गया था ना, ऑप्शन तुम्हारे पास आंसर है BCD। तो होप इस क्वेश्चन को समझे होगे। ब्रिज बॉन्ड के कंसेप्ट से क्वेश्चन जेई में बार बार आते हैं, ठीक है। एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। अलग अलग ब्रिज बॉन्ड का अलग अलग केस होता है। ICL3 का ब्रिज बनाता है, FeCl3 का ब्रिज बना के बहुत सारी बातें पूछा जा सकता है। कंप्लीट इनकम्प्लीट ऑक्टेट का भी कंसेप्ट लगाया जा सकता है। एक ब्रिज बॉन्ड का सेक्शन अच्छा होता है एडवांस के पेपर के लिए, और एक इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, ये अच्छे से करके आप जाओगे ताकि ऐसा क्वेश्चन कहीं दिखे तो आपसे क्वेश्चन लगना चाहिए। थोड़ा ओवरलैपिंग का भी कंसेप्ट रख के जाना, और करोगे तो अच्छे से क्वेश्चन आए तो बन सकता है, स्कोरिंग होता है। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने, एक ऐसा क्वेश्चन बार बार बताते हैं कि क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही होते हैं, बट एनसीईआरटी के एक टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही होते हैं बट उसमें कंसेप्ट बहुत सारे मिक्स होते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें एस ब्लॉक भी मर्ज है और हाइड्रोजन भी मर्ज है, और एस ब्लॉक हाइड्रोजन के 4 रिएक्शन से दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस कंसेप्ट आपसे पूछ लिए गए हैं। तो ट्राई करते हैं हम लोग कि क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक एक रिएक्शन को देखते हैं, उसके बाद उसे मर्ज करने का ट्राई करेंगे। आपके पास रिएक्शन है यहाँ पर कि मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है, और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट में बाबू लाइम को डाला गया। मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट में जब लाइम को डाला गया तो दीज आर द मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस, और टेम्पोररी हार्डनेस हटाने के लिए मेथड अप्लाई करते हो। यहाँ पर आपने पढ़ा है कि मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनता है, साथ में कैल्शियम के कार्बोनेट का भी पीपीटी बनता है। और सब प्रोडक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि क्या क्या प्रोडक्ट इसमें बन सकता है, जो ऑप्शन में दिया उसको प्रायोरिटी दोगे। तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड P, मतलब मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड के लिए P बनने का ऑप्शन है, और कैल्शियम के कार्बोनेट के लिए भी P बनने का ऑप्शन है, ठीक है। आप यहां पर बेरियम के पेरोक्साइड को H2SO4 में डालते हो तो यहां पर बेरियम का सल्फेट बनेगा। अब बेरियम के सल्फेट के साथ साथ एक पेरोक्साइड है ना तो H2O2 मिलता है, पेरोक्साइड है तो H2O2 मिलता है, सल्फेट पीपीटी होगा और H2O2 का फॉर्मेशन होगा। मतलब H2O2 के लिए क्यों ऑप्शन जा सकता है, H2O2 के लिए क्यों ऑप्शन जा सकता है। थर्ड थिंग चलते हैं हम लोग कि कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड में MgCl2 डाला जाए। ये भी एक तरह से MgCl2 के चलते भी हार्डनेस होता है, लाइम डाला जा रहा है। यहाँ पर मैग्नीशियम के केस में हाइड्रोक्साइड का ही आप पीपीटी बनाइए और साथ में आप CaCl2 का फॉर्मेशन करोगे। तो सोलेबल सॉल्ट है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड यहाँ भी मिला। CaCl2 ऑप्शन नहीं था मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड के लिए, PQR R भी ऑप्शन आपके पास बन सकता है। मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड के लिए P एंड R ऑप्शन जा सकता है। इस नंबर आ जाइए, बेरियम का पेरोक्साइड में आपके पास HCl डाला, HCl डालने के बाद बेरियम के पेरोक्साइड में HCl डालने के बाद बेरियम का क्लोराइड बनेगा, बेरियम का क्लोराइड के साथ H2O बनेगा। तो बेरियम के क्लोराइड के साथ पानी बन रहा है, H2O2 सॉरी H2O2, क्योंकि पेरोक्साइड है H2O2 देगा। तो बैलेंस कर लोगे सब चीज़, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बेरियम के क्लोराइड के साथ में H2O2 बन रहा है, तो H2O2 के लिए एक ऑप्शन और क्या जा सकता है बाबू, S जा सकता है। और T रिएक्शन पे हम लोग आएंगे तो कैल्शियम के बाइकार्बोनेट में हम लोग लाइम को ऐड किए हैं। फिर से रिमूवल ऑफ हार्डनेस का क्वेश्चन है, और यहाँ पर कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड में जब लाइम को ऐड किए तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट ही बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना। अच्छा S नंबर तो इसके लिए ही बाबू जा सकता था, बेरियम को लाइट के लिए S, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए T भी जा सकता है। थोड़ा एक बार आंसर को और मैच कर लिया जाए। बहुत समय होता है और ऐसे क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक आते हैं तो समय भी कम लगता है। एक बार आप ऐसे क्वेश्चंस को देखें, अच्छे से आगे बढ़ें क्वेश्चंस के सारे अप्रोच को देखते हुए कि हम लोग जहाँ कर रहे हैं वो ऑप्शन सही जा रहे हैं कि नहीं। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए ऑप्शन आपके पास बना P2। बेरियम सल्फेट प्लस H2O2 क्यों बना, बेरियम क्लोराइड के लिए, बेरियम क्लोराइड रिएक्शन में एक ही जगह मिला है इसीलिए S बनेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट बना था इसलिए T बनेगा। T के लिए 2 ऑप्शन बना था और कैल्शियम कार्बोनेट के लिए P एंड T। थोड़ा सा ऑप्शन को मर्ज किया जाए, देखा जाए S कहाँ है, थर्ड के लिए S कहाँ है, थर्ड के लिए S 2 जगह है, तो B और C को ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया जाए।
Q कॉमन जा रहा है दोनों में, T के लिए 1 के लिए Q जा रहा है, P के लिए 3 जा रहा है, देखो यहां से R के लिए देखिए इसमें, अब हम लोग आते हैं 2 के लिए P जा रहा है, 2 के लिए P जा रहा है, 2 के लिए R जा रहा है, ये भी कॉमन आंसर जा रहा है। 4 पे आइए, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए R और P जा रहा है, ऑप्शन डी को ही लॉक किया जाए। 4 के लिए P बनेगा, 3rd के लिए S बनेगा, 2 के लिए R बनेगा, 1 के लिए Q बनेगा। तो एक शानदार क्वेश्चन था, अटेम्प्ट आप लोगों ने किया होगा, देखते हैं आंसर क्या दे रहा है एग्जाम में, डी। तो होप इस क्वेश्चन से आपने 1-2 टॉपिक का कंसेप्ट सीख गए होंगे कि हार्डनेस का क्वेश्चन हम लोग को देखना चाहिए, हाइड्रोलिसिस हम लोग को पढ़ लेनी चाहिए, हाइड्रोलिसिस का जहाँ जहाँ कंसेप्ट होता है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में बहुत सारी बातें एग्जाम में पूछा है, कभी O2 किसमें बनता है, किसका हाइड्रोलाइसिस होता है, वो सब भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। आपके पास जितने हाइड्रोलिसिस पे बेस क्वेश्चन होते हैं आपको एग्जाम के लिए एक बार देख लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से रूबरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही रहा, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। रिएक्शन लेड का है, और एक बार हम बार बार आपको एडवांस एग्जाम के लिए सजेस्ट करेंगे, मेन में बड़ा ही कम इंपोर्टेंस होता है लेड का और टीन का रिएक्शन के बेसिस पे, लेकिन आप कम से कम लेड का हैलाइड्स, लेड का ऑक्साइड्स, PbO हो चाहे PbO2 हो चाहे Pb3O4 हो, जिसके रिएक्शंस नाइट्रिक एसिड से मिलते जुलते रहते हैं, वो सब रिएक्शंस आपके लेड के कोलाइड्स, एसएन के कोलाइड्स, हाइड्रोक्साइड बनना, ये सब चीज़ एक बार आप पढ़ के जाइए। ये भी एक फेवरेट सेक्शन होता है एडवांस का, और यही वाले इससे क्वेश्चन बार बार करते रहते हैं आपसे। लेड नाइट्रेट का रिएक्शन बाबू NaCl के साथ कराया जाए, चलो देखते हैं क्या होगा। लेड नाइट्रेट का रिएक्शन जब NaCl के साथ कराया जाए, जब लेड नाइट्रेट का रिएक्शन NaCl के साथ कराया जाएगा, लेड नाइट्रेट का रिएक्शन जब NaCl के साथ कराया जाएगा, लेड नाइट्रेट का रिएक्शन NaCl के साथ, तो क्या होगा, क्या ऑप्शन है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो लेड नाइट्रेट का रिएक्शन NaCl के साथ कराने के साथ ये PbCl2 बनेगा, PbCl2। एक्चुअली ये PbCl2 के बारे में एक बात आपको, सॉल्ट एनालिसिस जो आपका लैब मैनुअल होता है CBSE वाले को चाहे बोर्ड वाले को, ठीक है, उसमें लैब मैनुअल में Pb+2 के बारे में आपने कहीं पढ़ा होगा कि लेड का कोलाइड बनता है जो हॉट वाटर में सोलेबल होता है। ये बड़ा फेमस रिएक्शन है लेड का, और Pb+2 फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट है, ऐसे सेकंड भी होता है, फर्स्ट ग्रुप में टेस्ट करते हैं जहाँ डाइल्यूट HCl रिएजेंट होता है। तो PbCl2 का यहाँ PPT बना, lead nitrate on the reaction with NaCl in the water produce a precipitate that dissolve upon addition of HCl, और ये हॉट वाटर में घुल जाता है, तो आयोनाइज के फॉर्म में आयोनाइज कर जाता है हॉट वाटर में, प्लस NaNO3 बनाया। और इसमें जब बोलोगे ना कि जब हॉट वाटर में घुल जाता है, तो ये जो हॉट वाटर में घुलेगा तो PbCl2 का रिएक्शन फिर से हम जब एक्सेस HCl के साथ कराएंगे, एक्सेस HCl के साथ कराएंगे तो कोलाइड कोऑर्डिनेट करेगा इसको और एक कॉम्प्लेक्स बना देगा, तो इसको क्या PbCl4 मतलब यहाँ से हाइड्रोजन के चार्ज को बैलेंस करेगा क्या, तो H2P2 इस तो वो लिख सकते हैं, मतलब मेन कॉम्प्लेक्स तो यही है, नाइनिक फॉर्म पूछ रहा है इसका, ऐसे लिखना चाहिए 2H+ PbCl4 जो भी कंपाउंड है। तो ऑप्शन नंबर C को लॉक किया जाए। अच्छा क्वेश्चन था और एक कंसेप्ट अच्छा तो उसे पूछ लिया एग्जाम में, तो होप आप एक बार लेड को भी पढ़ोगे इस एग्जाम के पर्पज से। ऑप्शन नंबर C को लॉक किया जाए। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट सेक्शंस, और एक जेई का एक शानदार सेक्शंस रहा है, जितना कम स्ट्रेंथ एनसीईआरटी बुक ग्रुप 18 को दिया है और जितनी कम कंटेंट में जितनी सारी बातें लिखा हुआ है, जेई उसमें से निचोड़ के क्वेश्चन पूछता है, 18 से बातें घुमा घुमा के आपके पास क्वेश्चन डालता है, और यही सब चीज सिखाया भी जाता है लाइव क्लासेस से लेकर सब चीजों में। एक्चुअली पढ़ा कैसे जाता है वो सब चीजों को, उसके रिएक्शन से कंसेप्ट को सीख लिया जाए, हो सकता है क्वेश्चन आपके लिए आसान होता। चलिए देखते हैं एडवांस 22 का क्वेश्चन है, XC का रिएक्शन O2F2 के साथ कराया जाए। ये बहुत ही अच्छा फ्लोरेंटिंग एजेंट होता है,
पुलिन देगा, कंपाउंड आपके पास XCF2 बनेगा, XCF2 बनेगा, और कंपाउंड आपके पास XCF2 बनने के साथ साथ यहाँ पर O2 गैस भी बनेगा। ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि आपको गैस वोस का रूल पूछा है, एक बार क्वेश्चन वाला क्वेश्चन था, और इसके साथ HF पास किया, इसके साथ हाइड्रोलिसिस करके HF पूछ रहा है। देखो इसका हाइड्रोलिसिस जब हम लोग करेंगे, एक चीज समझने वाला चीज होता है। XCF2 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोल रहा है 1 मोल लेके, क्या बनना चाहिए? तो देखो XCF2 का जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे 1 मोल लेके, तो देखो हम लोग को कंपाउंड तुम्हारे पास यहाँ पर 2 मोल तो HF दिख रहा है कि HF बन गया, और साथ में कंपाउंड यहाँ पर XCO बनेगा, बट XCO होता नहीं है बाबू। तो XCO एक कंपाउंड होता ही है ना, तो इसका प्रोडक्ट लिखना है Xc + हाफ O2। इसी तरह से कहीं XCO2 बनता है तो EV कंपाउंड होता नहीं है, इसे प्रोडक्ट लिखना है XCO3 + Zn + हाफ O2। इसका प्रोडक्ट हम लोग लिखेंगे Zn + हाफ O2। चला जाए, नंबर ऑफ मोल ऑफ HF पूछा था, आंसर करोगे 2 मोल। देखते हैं आंसर क्या दिया। तो होप ये रिएक्शन आपने समझा होगा, और फुलाइड और ऑक्सीफुलाइड के रिएक्शंस को आप पढ़िए, बार बार मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको पढ़िए। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के पार्ट हो सकते हैं, किसी क्वेश्चन के अंदर का पार्ट हो सकते हैं, उस पर कुछ भी पूछा जा सकता है कि फुलाइड और ऑक्सीफुलाइड्स के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही रहा, एक शानदार क्वेश्चंस एडवांस 2022 में, और ये क्वेश्चन ऐसा जो आपसे पूछा बहुत सारी बातें, एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें आपने हम लोग हीटिंग इफेक्ट को बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ते भी हैं, और नाइट्रेट, सल्फेट, ऑक्जेलेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, अमोनियम सॉल्ट, थायोसल्फेट, ऑल दिस थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जेई पार्टिकुलर हीटिंग। और ये सब जब सॉल्ट एनालिसिस आप लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको सब चीज कवर हो चुका होगा। तो चलो हम देखते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, बाबू सिल्वर नाइट्रेट है आपके पास और इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कराना है। चलो देखते हैं क्या बनता है। सिल्वर का ऑक्साइड नहीं बनता है, सिल्वर का ऑक्साइड नहीं बनता है यहाँ पर, सिल्वर और Ag में ऑक्साइड नहीं बनाना, आप मेटल लिखना। तो Ag प्लस NO2 प्लस O2 बनता है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। बैलेंस करोगे आप वहाँ 2-3 कोफिशिएंट करके, यहाँ पर ब्राउन, ये कलरलेस गैस है। अब आइए, ये भी पैरामैग्नेटिक होता है, ये भी पैरामैग्नेटिक होता है, और ये भी पैरामैग्नेटिक होता है। इतनी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। ये पैरामैग्नेटिक होता है। थर्मल डिकम्पोज 2 पैरामैग्नेटिक गैसेज। यहाँ तक की कहानी तो समझ में आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल दैट हैविंग हायर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। NO2 के पास अनपेयर्ड 1 होता है, आपको बात पता है कि NO2 के पास अनपेयर्ड 1 होता है। NO2 पैरामैग्नेटिक तो है अनपेयर्ड 1 के साथ। हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं तो आप O2 का MO लिखोगे। O2 के पास आपके पास इलेक्ट्रॉन 16 है, आप इसके पास MO लिखोगे तो आप इसका MO ऐसे लिखोगे बाबू, सिग्मा 1s, इसके बाद आपके पास सिग्मा स्टार 1s, फिर आप करोगे सिग्मा 2s, इसके बाद फिर करोगे सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, इसके बाद क्या लिखोगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, 16 है ना, सिग्मा 2pz को पहले रखना। इसके बाद क्या करोगे आप, पाई 2px, पाई 2py, इसके बाद आप क्या करोगे बाबू, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और लास्ट में आप जाओगे सिग्मा स्टार 2pz पे। और 2 4 6 8 10 11 12 13 14 सिंगल सिंगल भर के चलना, 15 16। यही कन्फिगरेशन इंडिकेट करता है ना, यही कन्फिगरेशन आपको इंडिकेट करता है ना, ये पैरामैग्नेटिक है और ये पैरामैग्नेटिक है, तो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब कहानी चलता है, ये हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उस इलेक्ट्रॉन के पास, उस मोलिक्यूल्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके एंटी बॉन्डिंग एमओ में। देख लीजिए एंटी बॉन्डिंग में कितना है, 2, एंटी बॉन्डिंग में 4, एंटी बॉन्डिंग में 6। उसका ABMO में इलेक्ट्रॉन पूछा,
एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पूछा तो 6, बॉन्डिंग पूछता तो 10 होता है आपके पास। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है, आपने सब एमओटी से सीखा होगा। और उसके पास इसमें स्ट्रक्चर इसी से बना सकते हैं हम लोग, और एक्चुअली ये एमओटी से स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है। सिग्मा वाला सिग्मा बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन एक एंटी बॉन्डिंग है, 3 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक एंटी बॉन्डिंग है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड करोगे, यहाँ पर 2 लोन पेयर आप दिखाओगे, और यहाँ से आंसर 6 आएगा आपके पास। जो भी क्वेश्चन पूछा तो आपके पास आंसर रहा 6। वो क्वेश्चन से बहुत सारा कंसेप्ट आपने सीखा होगा, और ये क्वेश्चन से आपने कैसे डिकम्पोजिशन को एमओटी से लिंक किया जाता है, क्या खूबसूरती थी इस क्वेश्चन में। कहा डी ब्लॉक के नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, केमिकल बॉन्डिंग O2 का कंसेप्ट। तो ऑल दीज थिंग्स बिलोंग्स टू योर सिलेबस, और ये सारी चीज आपके सिलेबस से बिलोंग करते हैं, डिपेंड अपॉन योर प्रिपरेशन, और आप किस तरह से सोच सकते हो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को, कितने डेप्थ में किस तरह से पढ़ा है। एक तो याद करके भी इनऑर्गेनिक जेईई मेन दिया जाता है, रिमेंबर करके क्वेश्चंस करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस आप उलझेंगे, इसीलिए आप थोड़ा सा समझ बढ़ाइए क्वेश्चन के प्रति, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को देखते रहेंगे। और बस यही रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि पिछले 12 साल का आप क्वेश्चन देखिए, 13 साल का 10 से स्टार्ट कीजिए, 22 तक जाइए, और पैटर्न समझिए पेपर का, उस बेसिस पे अपना प्रिपरेशन कीजिए। जो भी मतलब एपीयरिंग स्टूडेंट देख रहे हो, जिनको अगले साल एडवांस देना हो, या जो इस साल एडवांस देंगे, आपको पता चल जाएगा ना कि एक्चुअली हाउ द वे टू प्रिपेयर्ड आईओसी फॉर, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जेईई एडवांस। और एक ऐसा पेपर है ना, ये आपको रैंक दिलवाता है, ठीक है। ये पेपर जिसको आता है ना, वो बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है केमिस्ट्री को लेकर कि सर 60 नंबर तो नॉर्मल स्कोर होता है उसका, जिसको आईओसी आती है। और जिसके आईओसी खराब होती है ना, तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इनऑर्गेनिक पेपर्स में, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि फ्यूचर क्वेश्चन में इनऑर्गेनिक कंसेप्ट नहीं होगा, या ऑर्गेनिक क्वेश्चन में इनऑर्गेनिक कंसेप्ट नहीं होगा, इसलिए पेपर टफ हो जाती है। ऑल दिस थिंग्स बैलेंस रहना बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्या है, क्या कहना चाहता है। ये क्वेश्चन ग्रुप 13 से बिलोंग करता है, और ये 13 का एक शानदार क्वेश्चन था। कंपाउंड विच रिएक्ट विथ अमोनिया टू गिव बोरॉन नाइट्राइड Bn, अमोनिया से रिएक्शन कराने के बाद बोरॉन नाइट्राइड कहां बनेगा। चलो बोरॉन का रिएक्शन अमोनिया से कराइए। ये सब रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होता है। बोरॉन मेनली एमॉर्फस लेना है, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, एमॉर्फस बोरॉन रिएक्शन करता है, बोरॉन नाइट्राइड BnX बनता है। अब बैलेंस करते रहोगे कोफिशिएंट लेके, हम लोग को मेनली प्रोडक्ट पे चलना है। B2H6 का रिएक्शन जब अमोनिया से कराया जाता है, तो यहाँ भी वही कंडीशन रहोगे, हाई टेम्परेचर पे होता है रिएक्शन। थोड़ा सी इस रिएक्शन के बारे में कुछ बातें समझाएंगे। B2O3 का रिएक्शन जब अमोनिया के साथ कराओगे ना, तो यहाँ भी आपके पास बोरॉन नाइट्राइड बनेगा, BnX बनता है, साथ में H2O बनेगा। और इस रिएक्शन के बारे में एक प्रोडक्ट सोचोगे ना कि HBF4 का रिएक्शन, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ऐसे सोचो ना, अमोनिया के साथ कराओगे ना, H+BF4- होगा, ये पार्ट इसको यहाँ के लोन पेयर से कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और कोऑर्डिनेट हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा NH4+, BF4-, BF4-, NH4+, BF4-। B2H6 बड़ा प्यारा सेक्शन है इनऑर्गेनिक का, और B2H6 के स्ट्रक्चर से लेकर हाइब्रिडाइजेशन से लेकर बॉन्डिंग के नेचर से लेकर रिएक्शन पे बहुत सारी बातें एडवांस में पूछा जाता है। और B2H6 से अलग अलग कंडीशंस में हम लोग रिएक्शन पढ़ाएंगे कि उससे क्लीवेज पे अलग प्रोडक्ट बनता है अमोनिया के साथ। 200 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कराया जाता है 2:1 के रेशियो में रख के। वहाँ पर आपने कहीं पढ़ा होगा कि इनऑर्गेनिक बेंजीन बोराजिन का फॉर्मेशन होता है, और हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराया जाता है B2H6 के साथ।
तो BnX बोरोन नाइट्राइड यहाँ बनता है। तो पूछा कि किस किस रिएक्शन से हम लोग बोरोन नाइट्राइड बना सकते हैं, तो ABC तीनों को लॉक किया जाए और आंसर को वॉच किया जाए। ये रहा आपके साथ ABC। तो होप समझ में आ रहा। हाँ, अब एक चीज और इंडिकेट करेंगे कि ग्रुप 13 की जो कहानी है, आप बोरेक्स अच्छे से पढ़िए, आप इनऑर्गेनिक बेंजीन पढ़िए, आप इनऑर्गेनिक बेंजीन पढ़िए, आप बोरोन नाइट्राइड भी थोड़ा पढ़िए। थोड़ा इनऑर्गेनिक बेंजीन बोरोन नाइट्राइड एनसीईआरटी में लगभग न के बराबर है, नहीं है मान लो ऐसे, लेकिन आपको इस इनऑर्गेनिक बेंजीन बोरोन नाइट्राइड करना ही चाहिए। उसके बाद इनऑर्गेनिक बेंजीन बोरोन नाइट्राइड के बाद आपको थोड़ा सा टॉपिक B2H6 को देखना चाहिए और बोरेक्स वोरेक्स ढंग से करके जाना चाहिए पेपर के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है और क्वेश्चन पे हम लोग अप्रोच करने का ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गैलेना। बड़ा ही प्यारा टॉपिक है गैलेना ओलेना का रिएक्शन। ये भी यही पूछता ही रहता है, और आप जब बनाओगे ना तो आप पता चल जाएगा ना कि एक्चुअली पूछता कहाँ से, सोर्स कहाँ से उठाता है, ज्यादा वेटेज कहाँ का टॉपिक सबका है। तो चलिए गैलेना के बारे में एक बात सीखा जाए। ये PBS है, ये PBS का रिएक्शन HNO3 के साथ कराया, कुछ मेंशन नहीं किया था, HNO3 के साथ करा रहा है ना। सल्फर ऑक्सीडाइज करेगा, सल्फर -2 में है, लेड +2 में है। नाइट्रिक एसिड का कोई ही पार्ट लेके चलो, ऑक्सीडाइजिंग सब बिहेव करता ही, चाहे कॉन्क हो, चाहे डाइल्यूट हो, चाहे वेरी डाइल्यूट हो, जो भी केस लेके चलते हो। तो लेड का नाइट्रेट बनेगा बाबू, और लेड का नाइट्रेट बनने के साथ साथ यहाँ पर सल्फर की टर्बिडिटी बनेगी पानी में, और साथ साथ NO इवॉल्व होगा, NO गैस का फॉर्मेशन होता है। ट्रीटमेंट ऑफ गैलेना विथ नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस ए गैस दैट गैस इज NO। क्वेश्चन NO की तरफ मूव कर रहा है। देखते हैं क्वेश्चन NO की तरफ क्या कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि NO के बारे में क्या 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 कंसेप्ट है। NO के बारे में सर बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है, NO के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 होता है, NO पैरामैग्नेटिक है, NO पैरामैग्नेटिक है, NO सर कलरलेस है क्या, NO न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, पैरामैग्नेटिक है, कलरलेस है, बेंट तो होता नहीं है, बेंट NO2 होता है, कॉन्क HNO3 का रिएक्शन होता तो, और एसिडिक ऑक्साइड ऐसा भी कुछ नहीं होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। तो E और D की ही तरफ आंसर पे अप्रोच करना चाहिए हम लोग को, तो होप E और D ही आंसर होगा। तो आप नाइट्रिक को अच्छे से पढ़िए, आप सल्फ्यूरिक अच्छे से पढ़िए। नाइट्रिक के क्वेश्चन बहुत बार JEE एडवांस में रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बाबू ये रहा, एक शानदार क्वेश्चन, एक बहुत ही शानदार HClO4 ऑक्सी एसिड सीरीज जो है ना, एडवांस का प्यारा सेक्शन रहता है, और ऑक्सी एसिड सीरीज तो अब तो JEE में नहीं भर के आ रहा है एग्जाम में। तो होप आपके पास ये क्वेश्चन आपके पास जो भी हो, तो आपको इस पे अप्रोच करने के लिए HClO4, HClO3, HClO2, HClO के बारे में जितनी बातें होती है केमिस्ट्री में, वो सबको आपको एक पेज पर सारी बातें को समझ में आनी चाहिए कि कैसे कैसे एक्चुअली क्या होता है, स्ट्रक्चर, बॉन्ड एनर्जी, उसके मूल्य, बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी से सारा लेकर, ऑक्सीडाइजिंग पावर से लेकर, रिएक्शन के नेचर से लेकर, सब चीज आपके मतलब एकदम मेमोराइज होनी चाहिए। चलिए मूव किया जाए क्वेश्चन की तरफ बिना कोई समय गंवाए, और देखा जाए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। चलो कहना, एक क्वेश्चन ये कहना चाहता है ना कि सर आप हाइपोक्लोराइट ले लो, कोलरेट ले लो, पर कोलरेट ले लो। रुक जाइए, पेज हट करके हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। इस एनायन को आप देखिए ध्यान से। एक एनायन आपके पास होता है ClO4-, एक एनायन आपके पास होता है ClO3-, एक एनायन आपके पास होता है ClO2-, और एक एनायन आपके पास होता है ClO-। कहानी मैक्सिमम इसी चारों एनायन के राउंड घूमता रहता है, और इसको हम लोग पढ़ते हैं बाबू पर कोलरेट बोला जाता है इसको, पर कोलरेट। एक कोलरेट है, एक कोलराइट है, और ये आपके पास हाइपोकोलराइट है।
ये हाइपोक्लोराइड। क्वेश्चन में परक्लोरेट, क्लोरेट और हाइपोक्लोराइड के बारे में है बातें हैं। हाइपोक्लोराइड, क्लोरेट, परक्लोरेट, हाइपोक्लोराइड, क्लोरेट, परक्लोरेट, मतलब इस एनायन के बारे में कुछ बातें नहीं लिखा है। चलो इसको यहाँ से हटाते हैं, इसी तीनों पे सोचते हैं कि जो जो बातें लिखा है ऑप्शन को हम मैच करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है। पहला ऑप्शन ही बोल रहा है ना, हाइपोक्लोराइट आयन इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस। चलो इसको बेस बना के देखते हैं, इसका बेस बनेगा तो क्या क्या केस बनेगा। चलो पहले इसकी एसिड बना लो आप, फिर इसके एसिड बनेंगे HClO4, HClO3, HClO, उसको छोड़ो, ऑप्शन ए से चल रहा है। एसिडिक का ऑर्डर ऐसे होता है बाबू, HClO, HClO, एसिडिक का ऑर्डर ऐसे होते हैं, एसिडिक का ऑर्डर ऐसे होते हैं। और एसिडिक जब ऐसे हैं तो इसके एसिडिक हैं तो इसके कंजुगेट बेस आप बनाएंगे ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, ClO माइनस। एक कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी के ऑर्डर ऐसे होंगे, कंजुगेट बेस का ऑर्डर ऐसे होंगे, मतलब कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी नहीं, सॉरी, कंजुगेट बेस मतलब इसके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, इसके बेसिक स्ट्रेंथ का। स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस जनरली वीक बेस होता है। चलिए पूछ रहा है इसका कि कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन सही लग रहा है, लॉक किया जाए। मोलिकुलर शेप ऑफ ओनली कोलेट आयन इज इन्फ्लुएंस बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोलेट। देखते हैं, ज्योमेट्री बनाने का ट्राई करते हैं, शेप बना के देखते हैं क्या होता है, शेप बना के देखते हैं। चलिए ClO4 माइनस के शेप को जब करोगे आप, हाँ तो यहाँ पर कोई लोन पेयर का रोल नहीं है, लोन पेयर का रोल नहीं है, sp3 टेट्राहेड्रल होगा, sp3 टेट्राहेड्रल बनेगा। इसके शेप को बनाने का ट्राई करते हैं, ClO3 माइनस, हाँ यहाँ लोन पेयर का इफेक्ट पड़ेगा शेप पे, एक लोन पेयर आएगा और एक लोन पेयर आने के चलते sp3 होते हुए भी टेट्राहेड्रल नहीं रहेगा, sp3 होते हुए इसको पिरामिडल होना पड़ेगा, इसके पास इसको पिरामिडल होना पड़ेगा। और अगला केस चलते हैं हम लोग ClO माइनस के पास, कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही था, इसके अराउंड शेप देखेंगे तो एक तरह से लिनियर ही दिखता है, लोन पेयर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसी एनायन पे लोन पेयर का इफेक्ट पड़ रहा है। कहना क्वेश्चन का सही है, बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन को भी करेक्ट माना जाए, सी की तरफ मूव किया जाए। हाइपोक्लोराइट एंड क्लोराइट आयन डिस्प्रोपगेट, चलिए इस दोनों को डिस्प्रोपगेशन रिएक्शन कराया, देखते हैं करके। देखो ClO माइनस का डिस्प्रोपगेशन कराओगे ना, देखो किसी अस का डिस्प्रोपगेशन कराते हैं ना तो इक बनता है, इक बनता है, अब प्लस Cl माइनस, और यदि ClO3 माइनस का डिस्प्रोपगेशन कराओगे तो ये परिक बनेगा Cl माइनस। सेम टाइप्स ऑफ एनायन बोल रहा था, यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनायन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनायन है, तो इस ऑप्शन को गलत कर दिया जाए, आइडेंटिकल सेट ऑफ एनायन बोल रहा था, ऑक्सीडाइज कर देता है OCl माइनस सल्फाइड आयन को, देखते हैं कर ही देगा, कर ही देगा, इसलिए कि SO32 माइनस आपके पास एनायन पड़ा हुआ है, SO32 माइनस पड़ा हुआ है, इसको OCl माइनस डाला जाए। चलिए एक चीज देखते हैं, एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है और ये सब चीज आपको एकदम याद रहनी चाहिए, पता भी होगा परहैप्स, होप आप लोग जानते होंगे ये सब चीजों को, ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस और ClO माइनस में ऑक्सीडाइजिंग पावर का ट्रेंड ऐसे, ऑक्सीडाइजिंग पावर का ट्रेंड ऐसे, ऑक्सीडाइजिंग पावर का ट्रेंड ऐसे, ये सब हाइलाइट में ही कन्वर्ट होता है, Cl माइनस का फॉर्मेशन होता है, ये Cl माइनस में जाएगा और SO32 माइनस SO42 माइनस में कन्वर्ट होगा। ये भी स्टेटमेंट सही लग रहा है, इसको भी लॉक किया जाए। ऑप्शन ABD की तरफ मूव कर रहा है, देखते हैं ऑप्शन क्या दे रहा है, ABD। होप इस क्वेश्चन से ही बहुत सारा कंसेप्ट आपने सीखा होगा। मजा यही इनऑर्गेनिक का कि आपको सब चीज आते हैं तो क्वेश्चन लगना लगाना आसान होता है।
और एक अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन के बाद ये सब क्वेश्चंस करना भी बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। क्वेश्चन आपके सामने रहा, वन एंड मोर देन वन है, तो देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। जिंक का रिएक्शन बाबू कराएगा हॉट कॉन्क H2SO4 के साथ। देखते हैं, जिंक है, हॉट कॉन्क H2SO4, हॉट कॉन्क H2SO4, ZnSO4 प्लस SO2 प्लस H2O बनेगा। कॉन्क H2SO4 SO2 में कन्वर्ट होता है। GRX कौन है, अभी छोड़ते हैं उसको। जिंक का रिएक्शन कॉन्क NaOH के साथ कराया जाए, सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZnO2 प्लस H2 इवॉल्व होगा एक गैस के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Z इन T पे आ जाइए। जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, कंफर्म है T होगा, और इसको क्यों मान रहा है क्वेश्चन। इसका बॉन्ड ऑर्डर बोला, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, मतलब ऑप्शन सही है। जिंक का ऑक्सीजन स्टेट +1 तो होता ही नहीं है, ऐसे भी आंसर काट दोगे। जी रिएक्ट्स विथ, देखते हैं, प्रेसिपिटेट बनाया है, सॉल्ट का ही पीपीटी होना चाहिए, H2S प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि R के बारे में V शेप मिला, और V शेप मिलने के लिए R को ऊपर में SO2 ही होना पड़ेगा, तो R तुम्हारे पास SO2 है, R SO2 है, और R का शेप आप बनाओगे तो R का शेप ऐसे V शेप आएगा, बिल्कुल आएगा V शेप। तो ये भी ऑप्शन सही जा रहा है। जेड को देखते हैं, ZnSO4 प्लस H2S, जिंक सल्फाइड का पीपीटी बनेगा यहाँ पर। उसके बाद देखोगे यहाँ पर तो अमोनियम सल्फेट अपना बनेगा, जो भी आगे साथ में प्रोडक्ट बने, वाटर जो भी निकले, तो प्रेसिपिटेट बना जेड का, और एक्स के साथ वाई भी बन रहा है ना, वाटर भी बनेगा, तो ए प्रेसिपिटेट बना, डर्टी व्हाइट पीपीटी, ZnS व्हाइट। तो ऑप्शन 4 भी सही है। तो आंसर की तरफ अप्रोच किया जाए, 2 3 4 2 3 4 2 3 4। होप आप लोगों ने इस सारे कॉन्सेप्ट के साथ ये देखा होगा, एंजॉय किया होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ये सारा रिएक्शन देखो, हम लोग ये बात पढ़े हैं कि ये दोनों रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में था, तो ये कहाँ था, तो सर ये था मेरे पास एम्फोटेरिक वाले केस में NOH पढ़ते समय, ये था पी ब्लॉक में, बट ये सॉल्ट एनालिसिस का रिएक्शन था। तो हम ये सजेस्ट आपको करेंगे ना कि ये बात दिमाग से हटा देनी है ना कि क्या एनसीईआरटी जे एडवांस के लिए सफिशिएंट है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है ना कि एक कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल बातें होती हैं, और एक इतना सारी इनऑर्गेनिक में थ्योरीज होती है ना, इतना सारा एक्सपेरिमेंट्स के कंडीशंस, रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज, किसी के जंक्शन, उसके बेस पर जितनी सारी बातें आती है, तो इसको एक पढ़ने का जो गाइडलाइन होता है ना, वो एनसीईआरटी ही सिखाता है कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसीलिए कुछ एग्जाम्स के लिए लाइक नीट और जेईई मेन एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र है, बट एडवांस के एनसीईआरटी जेईई मेन इसके लिए तो ब्रह्मास्त्र है, वो बाइबल कुरान वही है। लेकिन आपके एडवांस के पेपर के लिए रास्ता है, ये है पढ़ने का तरीका सिखाता है, फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, बातें, ये सब चीजों को जो जो आया उस सबको बुक में भर दिया गया, सब डाटा को उठा के बुक में रख दिया गया, और उस डाटा को आपको यदि किस तरह से आप एनालाइज करके किस तरह से समझते हो, उस समझ के बेसिस पे किस तरह से उसको चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो, यही तो एडवांस में खेला होता है। तो ये हम नहीं बोल रहे हैं कि एडवांस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी नहीं है, क्योंकि आप यदि रिएक्शंस उठा के देख लो ना, तो मैक्सिमम ब्लॉक्स के क्वेश्चन एडवांस में पूछे जा चुके हैं, बट रास्ता है। लेकिन इसके अलावा जितनी सारी बातें इसके बेस पर आपने बाहर से सीख के रखी हैं, उन सब चीजों का आता है, तब आपसे क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि एक ऐसी बुक जिसमें लॉजिक की, ऐसे तो वर्ड हमको नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन लॉजिक नीलामी है,
लॉजिक एक्सप्लेन ज्यादा नहीं है, बट सारी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट इतनी सारे हैं ना, डी ब्लॉक के हर एक डाटा को, पी ब्लॉक के हर एक टेबल, हर एक डाटा को जब उठा के देखोगे ना, तो रियल में केमिस्ट्री की फीलिंग वही देता है एक्चुअली। हाँ, केमिस्ट्री में ऐसे ऐसी घटना कैसे कैसे हुई होगी, जो नहीं सोचते वो सब चीज दिखता है। जब उसको एनालिसिस करेंगे तब, रटेंगे तब नहीं। और वही एनालिसिस के व्यू पे आप बहुत सारी बातें सोच के क्वेश्चन यदि फ्रेमिंग हो जाता है तो वही तो एडवांस है। एक रोड मैप है, रोड है, रास्ता है, चलने का रास्ता है, वे है, और एनसीईआरटी नहीं है तो आपके लिए गड्ढा है। और गड्ढा ऐसा है ना कि गिरने के बाद निकलने का ऑप्शन नहीं है। तो इस रोड मैप को नकारा नहीं जा सकता है कि जेई के लिए, एडवांस के लिए कैसा केस है। आप यदि प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस के लिए, तो एकदम उस बुक के थॉट को समझिए। उस बुक में जितनी बातें हैं ना, उसको थोड़ा थोड़ा लिंक करके आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस को, लैब मैनुअल के सारे कंसेप्ट को जब पढ़ लेंगे आपके पास, तो फील होगा ना कि हाँ, कि हमको पता चलेगा कि इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ना है। बाकी आपके पास एक अच्छा नोट और एक अच्छा गाइडलाइन हो इनऑर्गेनिक का, तो होप आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तब तक एंजॉय करते रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसी टॉपिक के साथ। चलिए, ऑल द बेस्ट।